आज हम बात करेंगे प्रेमचंद और उनके उपन्यास गोदान के बारे में। आप सब जानते हैं, गोदान हिंदी का अत्यंत चर्चित उपन्यास है। एक तरह से कहें तो गोदान के बिना हिंदी उपन्यास पर कोई बातचीत संभव नहीं है। जब भी प्रेमचंद का नाम आता है, गोदान अनिवार्य रूप से याद आता है। जब भी कोई उपन्यास साहित्य पर बात करता है, हिंदी के, अनिवार्य रूप से गोदान का जिक्र आता है। जाहिर है कि आज हम इतने महत्वपूर्ण उपन्यास पर बातचीत करने जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे पक्षों पर बात करेंगे जो सामान्यतः दृष्टि में नहीं आते हैं या जिनकी उपेक्षा होती रहती है। जैसे सामान्यतः जब गोदान की बातचीत की जाती है तो कृषक जीवन के महाकाव्य के रूप में की जाती है, जबकि गोदान सिर्फ कृषक जीवन का महाकाव्य नहीं है। वह सिर्फ ग्रामीण जीवन का उपन्यास नहीं है, वह सिर्फ शहरी जीवन का भी उपन्यास नहीं है, वह सिर्फ होरी के जीवन का वृत्तांत नहीं है, वह सिर्फ राय साहब के भी जीवन का वृत्तांत नहीं है। वह गोबर का भी है, वह मालती का भी है, वह रूपा और सोना का भी है, वह सिलिया का भी है, वह माता दीन का भी है। यानी कि तमाम तरह के प्रसंग, तमाम तरह के पात्र और तमाम उपकथाएं मिलकर गोदान को एक महत्वपूर्ण और कालजयी उपन्यास के रूप में स्थापित करते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन किसान जीवन के बारे में प्रेमचंद के मन में कब आया, कब प्रेमचंद ने सोचा होगा कि हमें किसान जीवन के बारे में सोचना चाहिए, लिखना चाहिए? यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से सबके मन में आता है, विद्यार्थियों के भी मन में आता है, प्रेमचंद के अध्येताओं के भी मन में आता है। 1903 में प्रेमचंद ने ऑलिवर क्रॉमवेल की जीवनी पर केंद्रित एक आलेख लिखा था। आप सब जानते हैं कि महत्वपूर्ण लोगों की जीवनियां छपती रहती हैं। उसी क्रम में यह एक जीवनी थी जिसकी समीक्षा लिखी प्रेमचंद ने, या कहें एक आलेख लिखा प्रेमचंद ने। और उस आलेख को लिखते हुए उन्हें पहली बार भारत के किसानों का स्मरण आया। उन्हें लगा कि उन्हें भी किसानों को केंद्र में रखकर कुछ लिखना चाहिए। और यह विचार प्रेमचंद के भीतर पकता रहा और लगभग एक दशक का समय प्रेमचंद के भीतर उमड़ता घुमड़ता रहा यह विचार, यह विषय। और 1915 आते आते प्रेमचंद किसानों के बारे में लिखने लगे। उन्होंने पंच परमेश्वर जैसी कहानी लिखी, उन्होंने पूस की रात जैसी कहानी लिखी, उन्होंने बलिदान जैसी कहानी लिखी, सवा सेर गेहूं जैसी कहानी लिखी। और प्रेमचंद ने जब ये कहानियां लिखी तो पहली बार जो लोग इन्हें पढ़ रहे थे उन्हें लगा कि हम तो किसान को जानते थे, लेकिन किसान को देखने की इतनी दृष्टियां हो सकती हैं, किसान के जीवन को इस तरह भी देखा जा सकता है। लोग आश्चर्य में डूब गए। साहित्य के लोग हों, आलोचक हों या सामान्य पाठक हों, पहली बार लोगों के मन में किसानों की त्रासदी को लेकर विक्षोभ उत्पन्न हुआ, और यह प्रेमचंद के लेखन से संभव हुआ। इसी क्रम में प्रेमचंद ने अवध का किसान आंदोलन होने से पहले प्रेमाश्रम जैसी कृति लिखी। एक तरह से देखें तो उड़िया में लिखे गए किसान जीवन के उपन्यास, किसान जीवन पर केंद्रित एक तरह से पहले उपन्यास फकीर मोहन सेनापति के छमाड़ 8 गुंठ के बाद प्रेमाश्रम दूसरा ही उपन्यास है जिसमें किसान जीवन को एक बड़े पैमाने पर देखा गया है, बृहत्तर फलक पर देखा गया है। प्रेमाश्रम में प्रेमचंद ने किसान जीवन के तमाम पक्षों को देखा। एक आदर्श भी उनके मन में आया, प्रेमाश्रम जिस तरह समाप्त होता है। फिर कर्मभूमि जैसा उपन्यास आया जो स्वाधीनता आंदोलन पर केंद्रित उपन्यास था, बल्कि है कहना चाहिए, क्योंकि उपन्यास तो है, रहेगा। जब तक हिंदी साहित्य का अस्तित्व है तब तक प्रेमचंद के उपन्यास रहेंगे, कर्मभूमि भी रहेगा। तो कर्मभूमि स्वाधीनता आंदोलन पर केंद्रित उपन्यास है, लेकिन उसका एक बड़ा अंश किसानों के संघर्ष पर केंद्रित है, किसानों की चिंताओं से लैस है, सराबोर है।
तो प्रेमचंद एक तरह से देखें तो 1915 के बाद अपने लेखन में जहां कहीं भी संभावना दिखती थी, किसानों का जीवन, किसानों का संघर्ष, उनकी त्रासदी और उनके लिए उम्मीद की किरणें लेकर जरूर आते थे। गोदान उनके जीवन की एक ऐसी कृति है जिस पर प्रेमचंद को भी गर्व रहा होगा, जिस पर हर हिंदी भाषी को गर्व है। और जैसा कि मैंने आरंभ में ही निवेदन किया कि गोदान के बिना हिंदी कथा साहित्य पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती। एक तरह से देखें तो गोदान उन आरंभिक कृतियों में से है जिनको लेकर हिंदी साहित्य खड़ा होकर विश्व की किसी भी भाषा के सामने ये कह सकता था कि देखो हमारे पास भी गोदान जैसा उपन्यास है। तो गोदान को समझें कहां से? तो सबसे पहले गोदान की संरचना को समझते हैं, जो इसकी कथावस्तु है। उसकी कथावस्तु में किन किन प्रसंगों को शामिल किया है महान मुंशी प्रेमचंद ने, इसको समझने की जरूरत है। सामान्यतः लोग सोचते हैं किसान जीवन है तो ग्रामीण जीवन है। किसान जीवन ग्रामीण जीवन का एक हिस्सा है, वह मुकम्मल ग्रामीण जीवन नहीं है। गोदान में पूरा का पूरा ग्रामीण जीवन दिखाई देता है। उसके जितने हिस्से हो सकते हैं वो गोदान में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो गोदान की संरचना में ग्रामीण जीवन को समझना जरूरी है। प्रेमचंद गांव की पूरी राजनीति को समझते हैं, उसकी संरचना को समझते हुए अलग अलग जो जातियों का संसार है गांवों में, उनका जो प्रेम है, उनका जो द्वेष है, राग द्वेष जिसे कहते हैं, वो सब प्रेमचंद इस उपन्यास में लेकर आते हैं। और केंद्र में किसान है, होरी है। लेकिन प्रेमचंद दाता दीन माता दीन को भी नहीं भूलते। बेलारी का मामला है तो राय साहब के गांव का भी मामला है, वह भी आ जाता है। सिमरी 5 मील की दूरी पर है सिमरी, बार बार होरी को जाना ही पड़ता है वहां पर। ये अवध के गांव हैं दोनों के दोनों। प्रेमचंद ने जो चित्र खींचा है वो अवध के गांवों का चित्र खींचा है। ये वही अवध, जैसा कि मैंने कहा, जहां पर बड़ा किसान आंदोलन हुआ, लेकिन उसके पहले प्रेमचंद प्रेमाश्रम लिख चुके थे। यानी अवध के किसान आंदोलन के बाद के अवध के गांव हैं सिमरी और बेलारी, जहां पर होरी है, जहां पर राय साहब है। तो इसको समझने की जरूरत है। इसके अलावा इस उपन्यास में किसान और जमींदार की जो सत्ताएं हैं, उनका जो एक तरह से कहें अंतः संघर्ष है, उसको भी प्रेमचंद ने इस उपन्यास में समझा और समझाया है। इसको क्रमशः समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो शायद उपन्यास समझने में मुश्किल आएगी। आपको यह समझना होगा कि जो पूरी जमींदारी व्यवस्था थी, वो जमींदारी व्यवस्था किस तरह से भारतीय किसानों को त्रस्त किए हुए थी। जमींदार, सब कुछ जमींदार का, किसान खेती करता है लेकिन उसका कुछ भी नहीं है। लगान जो जमींदार को किसान देता है, उसकी कोई रसीद किसान को नहीं मिलती। यानी कि यदि जमींदार परेशान करना चाहे, और चाहे क्यों, वो करते ही थे, तो एक ही लगान को वो 4 बार वसूल कर सकता है, 5 बार वसूल कर सकता है, जब चाहे उसे बेगार करा सकता है। सब कुछ जमींदार के हाथ में, किसान के हाथ में कुछ भी नहीं। इसको बहुत गंभीरता के साथ और बहुत मार्मिकता के साथ प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम में भी उभारा है और इसे उभारा है गोदान में भी। इसे समझने की जरूरत है। पूस की रात जैसी छोटी कहानी को भी आप पढ़ेंगे तो ये संदर्भ समझ में आएगा आपके। साहूकार के साथ किसान का जो रिश्ता है वो समझ में आएगा आपके। बीच में एक साहूकार भी है जहां से कुछ कर्ज लेने का मामला है। किसान कर्ज लेता है और कभी उस कर्ज से उबर नहीं पाता है। आप सवा सेर गेहूं जैसी कहानी को जहन में रखें, याद रखें। नहीं पढ़ा हो तो पढ़ें, तो समझ में आएगा कि प्रेमचंद किस तरह से देखते थे शोषण के जो स्तर हैं। कई स्तर हैं शोषण के, सिर्फ एक स्तर हो तो शायद किसान उससे उबर जाता, लेकिन वो बहुस्तरीय जो शोषण है और किसान का जो बहुस्तरीय संघर्ष है, उसको रेखांकित करने का उद्देश्य था प्रेमचंद का। तो इसे समझने की जरूरत है कि जमींदार और किसान का जो संबंध और संघर्ष है, जिससे प्रेमचंद मुक्त करना चाहते थे किसान को। याद रखिए कि प्रेमचंद हिंदी के पहले लेखक हैं जिन्होंने निबंध लिख करके ये स्पष्ट किया
कि किसान और सरकार के बीच में जमींदारों की कोई जरूरत नहीं है। किसान जो खेत जोतता है उसका मालिक उसे ही होना चाहिए, और जो भी उससे सरकार को लेना है सरकार से सीधे और उसकी बातचीत होनी चाहिए, सरकार से सीधा रिश्ता होना चाहिए। इस बिचौलिए वर्ग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्रेमचंद ने बहुत साहस किया था अपने समय में, ये बड़ी बात थी। तो इस संदर्भ को बराबर जब याद रखेंगे आप तो गोदान को समझने में आसानी होगी, राय साहब के पूरे चरित्र को समझने में आपको आसानी होगी, उसको खोल पाएंगे आप आसानी से। इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि दलित जीवन का संदर्भ भी लिया है प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में, एक उपकथा की तरह लिया है प्रेमचंद ने इसमें। सामान्यतः लोगों की दृष्टि होरी और राय साहब पर रहती है, लेकिन जब आप दाता दीन, माता दीन और सिलिया के जीवन की तरफ जाते हैं तो आपको इस उपन्यास में दिखाई देता है कि प्रेमचंद ने बहुत गंभीरता के साथ दलित प्रसंग को भी लिया है, छुआछूत के प्रसंग को लिया है, और यह रेखांकित करने की कोशिश की है कि यह जो जाति व्यवस्था है, यह जो दलितों के साथ अत्याचार है, वह भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक बड़ा दोष है, और प्रकारांतर से यह स्वाधीनता आंदोलन में भी उसको कमजोर करने वाला पक्ष है, स्वाधीनता आंदोलन। तो प्रेमचंद ये रेखांकित करते हैं। सिलिया और माता दीन के संबंधों के माध्यम से प्रेमचंद इस उपन्यास में एक नए युग को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो उसकी सीमाएं भी दिखाते हैं उपन्यास में, और दिखाते हैं कि ये इतनी आसानी से, इतनी जल्दी संभव नहीं होगा, लेकिन जिसे दलित चेतना कहते हैं इस उपन्यास में आपको दिखाई देगा। वो सिलिया की मां के संवादों में दिखाई देगा, दलित बस्ती के लोगों के आक्रोश में दिखाई देगा। और याद रखिए कि ये सब 1935 और 36 में प्रेमचंद संभव कर रहे थे। महात्मा गांधी के आंदोलन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन थे, और प्रेमचंद की अपनी चेतना थी। याद रखिए कि प्रेमचंद किसी एक विचारक से प्रभावित व्यक्ति नहीं है। जहां गांधी के विचार उन्हें भारतीय समाज की उन्नति के लिए प्रासंगिक लगते हैं, वे गांधी जी के विचारों को लेते हैं। बहुत सम्मान है प्रेमचंद के मन में महात्मा जी के प्रति, और किसी भी भारतीय के मन में होना चाहिए। उतना ही सम्मान प्रेमचंद के मन में बाबा साहब अंबेडकर के प्रति भी है। उन्होंने हंस के मुखपृष्ठ पर बाबा साहब की तस्वीर छापी थी और उन्हें दुनिया के महापुरुषों में से एक बताया था। यह संदर्भ लोग अक्सर भूल जाते हैं। इसी प्रकार प्रेमचंद पश्चिम में भी जो कुछ किसानों के हित में हो रहा था, ऐसे विचारों और ऐसे आंदोलनों की चर्चा करते हैं और उन्हें महत्व देते हैं। यानी कि प्रेमचंद को आप किसी एक वैचारिक खांचे में बांधना चाहें तो नहीं बांध सकते, और यदि आप ऐसा करते हैं तो उचित नहीं करते हैं। प्रेमचंद चेतस व्यक्ति थे, खुद विचारक थे। एक दार्शनिक ऊंचाई जो होनी चाहिए विचारों में, वो प्रेमचंद के विचारों में दिखाई देती है। अगर आप उनके निबंध पढ़ेंगे तो भी आपको दिखेगा, और जब आप उनकी कहानियां पढ़ेंगे, उनके उपन्यास पढ़ेंगे, तब भी दिखेगा। और इस महान उपन्यास गोदान में तो आपको बार बार ये चीज दिखाई देगी कि प्रेमचंद कैसे वंचितों के पक्ष में, चाहे वो किसान हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो स्त्रियां हों, सबके बारे में सोचते हैं। यह प्रेमचंद का एक ऐसा उपन्यास है जिसके बारे में चर्चा करते हुए लोग कहते हैं कि एक विभाजित कृति जैसी चीज है। नंदुलारे वाजपेयी ने कहा कि लगता है कि कभी कभी, मतलब उन्होंने एक चित्र खींचा कि एक ही घर में अलग अलग कमरे हैं और लोग आपस में मिल नहीं पाते हैं। एक चित्र उन्होंने बनाने की कोशिश की। यानी कि इसे अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ आलोचकों का मानना है कि यह एक विभाजित कृति है, यानी कि शहर की कथा और गांव की कथा का विभाजन देखते हैं लोग। ये उचित नहीं है। हम चर्चा करेंगे इस पर कि क्यों गांव के साथ शहर की कथा अनिवार्य थी और कैसे गोदान में शहर की कथा के बिना गांव की कथा पूरी ही नहीं हो सकती थी। यानी कि यदि राय साहब हैं तो राय साहब के सारे संपर्क शहर में हैं, राय साहब के वहां जो लोग आते हैं वो शहर से आते हैं, फिर शहर तो बीच में आएगा ही। गोबर जब घर से भागता है तो शहर में जाता है
और उसे वहाँ देखता है कि गांव का जो बेगार परंपरा है उसके समानांतर उसे वहाँ 15 रुपए की मजदूरी मिलती है, वो उस पर काम करने लगता है। यानी कि प्रेमचंद भारत में जो दो तरह की चीजें थी, ग्रामीण व्यवस्था और एक शहरी व्यवस्था, दोनों को गोदान में ले आते हैं और एकदम साथ साथ ले आते हैं, एक दूसरे के पूरक के रूप में लेकर के आते हैं। मालती गांव में आती हैं, वो शहर की हैं, तो जिस मालती के माध्यम से जिस नई रोशनी को प्रेमचंद लेकर आना चाहते हैं वो शहर के बिना संभव नहीं था। और भारत में गांवों की संख्या तब भी ज्यादा थी, अब भी ज्यादा है, तो रोशनी तो गांवों तक पहुंचनी चाहिए। तो प्रेमचंद मालती के माध्यम से यह भी करते हैं, मेहता जी के माध्यम से यह भी करते हैं, खन्ना जो पूंजीपति हैं उनके माध्यम से यह काम करते हैं, जिनके मिल में कुछ दिन गोबर नौकरी भी करता है। तो यह भी समझने की जरूरत है कि गोदान शहर और गांव दोनों की कथा है और बराबर बराबर की कथा है, न कम न ज्यादा। यह किसी भी प्रकार से विभाजित कृति नहीं है, इसे समझने की जरूरत है। इसका एक बड़ा जो संदर्भ है वो है स्त्री संदर्भ। गोदान के अगर स्त्री प्रसंगों की चर्चा नहीं करेंगे, स्त्री जीवन के जो प्रसंग हैं गोदान में, यदि आप उनकी चर्चा नहीं करेंगे तो एक तरह से अन्याय करेंगे। मैं अभी संदर्भ ले रहा था पूस की रात कहानी का, उसमें जो नायिका है मुन्नी, बहुत तेजस्वी चरित्र है उसका। वो अपने पति से संवाद करती है। पति में एक तरह का जो गुण है कि समझौता कर लेने वाली जो प्रवृत्ति है वो पूस की रात के नायक में दिखाई देती है। लेकिन मुन्नी में एक तेजस्विता है, आक्रोश है, वो विद्रोह करना चाहती है। बहुत बाद में पूस की रात लिखने के बाद जब गोदान जैसी रचना लिखी प्रेमचंद जी ने, तो धनिया का जो चरित्र बनाया उन्होंने, लगता है जैसे वो मुन्नी के चरित्र का विकास है। जो तेजस्विता, जो आक्रोश और विद्रोही चेतना मुन्नी में थी, वही धनिया में दिखाई देती है। होरी अक्सर समझौते कर लेता है, होरी में यह प्रवृत्ति दिखाई देती है कि वह चलो समझौता कर लेते हैं, चलो इसको छोड़ देते हैं, चलो ये कर लेते हैं। लेकिन धनिया जहां भी निर्णायक क्षण आते हैं वो समझौता नहीं करती। वह अपने बेटे गोबर के लिए झुनिया को घर में लाने का प्रसंग हो या सिलिया को महत्व देकर अपने घर लाने का प्रसंग हो। इसके अलावा जब होरी का भाई हीरा गाय को जहर दे देता है, गाय मर जाती है और पुलिस आ जाती है, तब भी धनिया की जो चेतना है वह देखने लायक है। होरी मरजाद की बात करता है, तब होरी कहता है कि मरजाद का मामला है, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। यहां प्रेमचंद एक और बात पकड़ते हैं कि किसान जो है वो तरह तरह के समझौतों के बीच दरअसल वो आपस में लड़ लेगा, लेकिन आपसी लड़ाई को बाहर नहीं ले जाना चाहता है। भाई अलग हो गया है, उसका भोजन अलग बनता है, सब कुछ है, लेकिन उसे लगता है कि मैं बड़ा भाई हूं और अब पुलिस आ गई है, छोटे भाई को कुछ होगा तो लोग क्या कहेंगे। ये उसके मन की जो दशा है वो है। धनिया सोचती है कि इसने गलत किया है तो इसे सजा मिलनी चाहिए, एक विद्रोही चेतना है धनिया में। तो इसे याद रखें कि एक तरह से पूस की रात की जो मुन्नी है उसका विकास धनिया के रूप में प्रेमचंद ने किया है। और मुझे तो लगता है कि प्रेमचंद धनिया जैसा कोई दूसरा स्त्री चरित्र बना ही नहीं पाए। जिस तरह सूरदास जैसा कोई दूसरा चरित्र नहीं आ पाया हिंदी में, उसी तरह धनिया जैसा भी कोई दूसरा चरित्र प्रेमचंद के पास नहीं है। तेजस्वी महिलाएं हैं उनके अन्य उपन्यासों में, गबन हो, कर्मभूमि हो, हर जगह महिलाएं हैं और पूरी भूमिका निभाती हुई महिलाएं हैं। लेकिन धनिया जिसकी कोई पढ़ाई नहीं हुई है, धनिया जो स्कूल नहीं गई, जिसने किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन जीवन ने जिसे पाठ पढ़ाया है और एक प्राकृतिक रूप से उसके भीतर विद्रोही चेतना है, प्रेमचंद उसे पकड़ते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। धनिया की यह चेतना सीखने लायक है। 1936 में तो कहने मतलब आप क्या कहेंगे उसको, 1936 में तो धनिया जिस तरह की तेजस्विता दिखाती है, कई लोगों के कल्पना से बाहर थी वो चीज।
तो ये याद रखने की चीज़ है कि ये उठाते हैं। यह उपन्यास स्त्री जीवन के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रेमचंद बेमेल विवाह के बारे में लगभग अपने लेखन के आरंभ से ही सोच और लिख रहे थे। इस उपन्यास में भी उसे उन्होंने एक संदर्भ दिया है। होरी की जो बेटियां हैं वो बेमेल विवाह का शिकार होती हैं, शिकार ही कहना चाहिए, एक तरह से शिकार होती हैं। होरी नहीं चाहता है कि बेटियों की ऐसी शादी हो। वो चाहता है, जैसा कि हर पिता चाहता है, वो चाहता है कि उनके हमउम्र लड़कों से उनकी शादियां हों, ऐसे दामाद मिलें जो बेटियों को प्रसन्न रख सकें, खुश रख सकें और बेटियां भी उनके साथ खुशहाल हो सकें। लेकिन किसान जीवन की त्रासदी यह भी है कि विवाह के लिए जो संसाधन चाहिए बेटियों के विवाह के लिए, वो संसाधन नहीं उपलब्ध था। एक तरह से जो सामाजिक ताना बाना है और बेटी के विवाह का प्रश्न जो तब भी था और अब भी बना हुआ है, प्रेमचंद इस माध्यम से उसको भी रेखांकित करते हैं और विवश होकर के होरी को अपनी बेटियों की बेमेल शादी करनी पड़ती है, विवाह करना पड़ता है। और उसका जो पूरा मनोवैज्ञानिक, लोग कहते हैं कि प्रेमचंद के वहाँ मनोविज्ञान बहुत कम है, गलत कहते हैं। कभी देखें रूपा विवाह के बाद जो उसका जीवन है उसको देखें, सोना को देखें और उनके मनोविज्ञान को पढ़ें तो समझ में आएगा कि प्रेमचंद किस ढंग से इसको देखते थे। हाँ, हो सकता है कि लोग मनोविज्ञान के जिन पक्षों को वहाँ देखना चाहते हैं वो न दिखें, लेकिन प्रेमचंद दरअसल आर्थिक समस्या को एक बड़ी समस्या मानते थे। वो मानते थे कि स्त्रियों के जीवन में आर्थिक निर्भरता जरूर होनी चाहिए। यही कारण था कि प्रेमचंद स्त्रियों की शिक्षा का पक्ष लेते हैं। हम अलग से जब प्रेमचंद और स्त्री शिक्षा को लेकर, स्त्री दृष्टि को लेकर बातचीत करेंगे तो उसमें विस्तार से बात करेंगे इस पर। तो प्रेमचंद स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत बल देते, प्रेमचंद विधवा विवाह पर बहुत बल देते थे और अपने समय के वो अकेले विचारक हैं जो पति की संपत्ति में पत्नी के अधिकार की बात करते हैं। कम से कम हिंदी में तो अकेले लेखक हैं वो उस दौर में। तो ये सारे प्रसंग स्त्रियों को लेकर के इस उपन्यास में आते हैं। नहीं भूलना चाहिए कि मालती जैसा एकदम नए ढंग का चरित्र, एक तरह का नवोन्मेष है ये कथा साहित्य में, चरित्र निर्माण में भी, कि मालती जैसा चरित्र उन्होंने निर्मित किया, सृजित किया बल्कि कहना चाहिए। क्रमशः विकास होता है। मालती जिस रूप में उपन्यास में अपने आरंभ में आती है, क्रमशः विकास होता है और अंत तक पहुंचते पहुंचते मालती की जो चेतना है वह एकदम समाजधर्मी बन जाती है। वह समाज के लिए काम करने के लिए न सिर्फ उत्सुक होती है बल्कि संलग्न हो जाती है वो उसमें। उसके लिए जो पंक्ति उपन्यास में आई है जिसे लोग तरह तरह से व्याख्यायित करते रहे हैं कि मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है, उस पंक्ति को समझने की जरूरत है। यह जब आप तितली और मधुमक्खी के गुणों को समझेंगे, जो उनके अपनी विशेषताएं हैं उनको समझेंगे, तब समझ में आएगा कि प्रेमचंद एक पढ़ी लिखी मालती जैसी स्त्री को किस रूप में देखते थे। तितली सौंदर्य का प्रतीक है, तितली कोमलता का प्रतीक है, लेकिन वह स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। मधुमक्खी मिठास की प्रतीक है, शहद इकट्ठा करती है वो, लेकिन अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम होने का भी प्रतीक है। तो प्रेमचंद ये कह रहे थे कि मालती जैसी जो स्त्रियां हैं वे पढ़ी लिखी हैं, इसलिए उनमें स्त्री के लिए जो चीज़ें सोचते हैं लोग वो सब तो हैं ही। सबसे बड़ी बात कि वे अपनी रक्षा में सक्षम हैं, वो चेतस हैं, वो आत्मनिर्भर हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो 1936 में 35 में प्रेमचंद सोच रहे थे, लिख रहे थे और उनके निबंध भी इस बात की गवाही देते हैं। तो इन प्रसंगों को, गोदान की संरचना को समझते हुए हमें बराबर याद रखना चाहिए। प्रेमचंद के पात्रों के नाम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कभी सोचें कि होरी के बेटे का नाम गोबर है। गोबर आप सब जानते हैं कि गोबर क्या चीज है। कोई अपने बच्चे का नाम गोबर क्यों रखेगा? एक जो पूरी संरचना है गांव की, समाज की, उसको समझने की कोशिश करते हैं प्रेमचंद और दिखाते हैं कि नाम, बेटियों का नाम है रूपा, सोना। देखें आप,
खन्ना जो हैं उनके बारे में सोचें, देखें तो उनकी पत्नी है गोविंदी, जिनका नाम दो मतलब उनके नाम को लेकर के थोड़ा सा, ये एक जगह कामिनी नाम आया है, बाद में गोविंदी नाम आया है। तो कभी नामों पर सोचें, प्रेमचंद की कहानियों के बारे में विचार करें तो आपको नामों से भी कई चीजें दिखाई देंगी। कुछ नाम हो सकता है साधारण लगे, लेकिन कई बार नाम आपको लगेगा जैसे वो कुछ और व्यंजित कर रहे हैं। विडंबनाओं को व्यंजित करने वाले नाम है। गोबर खास तौर पर विडंबना को व्यंजित करने वाला नाम है। वो किसान जीवन की विडंबना को व्यंजित करने वाला नाम है गोबर। तो इसे जरूर ध्यान में रखना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक बात और जरूर हमें याद रखनी चाहिए, वो ये कि इस उपन्यास में गाय एक केंद्रीय विचार की तरह है, एक महत्वपूर्ण विचार की तरह है। केंद्रीय न भी कहें तो महत्वपूर्ण विचार की तरह है। गोदान जो नामकरण है उसके केंद्र में भी गाय है। होरी किसी भी किसान की तरह होरी की भी एक साध है, एक इच्छा है कि गाय दरवाजे पर हो, और अंततः एन केन प्रकारेण वो गाय लाता है। और जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि उसका भाई ही उस गाय को जहर दे देता है और वो गाय मर जाती है। यानी कि एक इच्छा जो होरी के मन में थी, किसी भी किसान के मन में होती है कि गाय हो, दूध दे और बच्चे दूध पिएं, खुशहाल रहें। एक शोभा की तरह देखता है, एक सम्मान की तरह देखता है किसान अपने दरवाजे पर अगर गाय बंधी हो तो उसको। होरी भी यही सोचता है। तो एक तो ये प्रसंग पूरा, मतलब इसको मर्जाद से भी जोड़ेंगे, गाय को लेकर तमाम प्रसंग आते हैं। और अंततः गोदान होता है उस उपन्यास में। होरी मृत्यु सैया पर, एक तरह से सैया तो क्या है, पछाड़ खाकर गिरा हुआ है, मृत्यु हो ही चुकी है उसकी लगभग। उसकी पत्नी धनिया भी पछाड़ खाकर गिर रही है, लेकिन लोग कहते हैं कि अब अंतिम बेला है तो गोदान हो जाना चाहिए। गोदान एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसमें माना जाता है कि यदि गोदान हो रहा है तो जो दूसरा जीवन होगा, जो दूसरा लोक है, परलोक जिसे कहते हैं, वो सुधर जाएगा। प्रेमचंद कहते हैं कि जिस किसान का, जिस होरी का यह लोक एक पल के लिए नहीं सुधर पाया, जो पल पल इस लोक को, अपने जीवन के इस लोक को सुधारने में लगा रहा और सफल नहीं हुआ, कैसी विडंबना है कि वो 20 आने जो पैसे हैं, जो बेटी से मुक्त होने के लिए उसने इकट्ठा किए हैं, उसे परलोक सिद्धि के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। वो पैसे इकट्ठा करता है कि किसी भी प्रकार से वह, जो दामाद से उसने पैसे लिए थे, उसको लगता है कि ये गलत किया है मैंने, वो वापस करना चाहता है उसे, उसके लिए पैसा इकट्ठा करता है, लेकिन उसकी इच्छा भी मन में रह जाती है। तो मित्रों, गोदान एक संश्लिष्ट कृति है। अभी हम इसके कई पक्षों पर बात करेंगे अगली कक्षाओं में। तो एक संश्लिष्ट कृति है। अभी हमने जो बातचीत की है वह गोदान की संरचना के बारे में बात की है कि गोदान में क्या क्या है। कुछ और भी पक्ष हैं जिसे हम अगली कक्षाओं में ले आएंगे, चर्चा करेंगे, उन पर बातचीत करेंगे, तो हम देखेंगे उसे।